हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल टू मैकेनिकल मेजर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ऐसा इतिहास है जिसके बिना मध्यकाल अधूरा है। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी हो। क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल पूछे जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, आपका एसएससी हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। मध्यकाल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज चालू करते हैं हम द मुगल एम्पायर, मुगल काल। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और मुगल वंश की नींव रखी। 1526 का वह साल था और बाबर ने जो पहला युद्ध लड़ा वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली सल्तनत को खत्म करते हैं और मुगल काल का नींव रखते हैं। अब हम देखेंगे उसके आगे की कहानी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाबर कौन है। तो बाबर हैं फरगना के शासक। ये आपको काबुल और काबुल के और वेस्टर्न एरिया के तरफ पड़ेगा। और 1526 में वो आते हैं। फरगना जो है वहां के वो शासक थे और इनके जो पिताजी जो थे, देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको वंश जरूर याद कभी कभार पूछ सकता है। तो पिताजी जो तैमूर के वंशज थे और जो माता जी थी वो चंगेज खान के वंश की थी। तो ऐसा आप देखते हैं कि दोनों ही बहुत ही पराक्रमी वंश आपने देखा, हमने मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़ा भी है इसे। तो वहां से ये बिलोंग करते हैं और काबुल को ये कैप्चर करते हैं। काबुल को कैप्चर करने के बाद ये फिर लड़ाइयां और लड़ते हैं। अब भारत के एरिया पर वो आ चुके हैं जो कि प्रेजेंटली हमारा भारत है। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहला युद्ध जो ये लड़ते हैं ये है बैटल ऑफ पानीपत। हमने देखा 1526 में किनको हराएंगे, इब्राहिम लोधी को हराते हैं और मुगल वंश की नींव रखते हैं भारत में। देन इसके बाद अगले साल 1526 के बाद 1527 में ये कहाँ लड़ेंगे, ये लड़ेंगे बैटल ऑफ खानवा। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट अपोजिट में जो है वो है राणा सांगा ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राणा सांगा को ये हराते हैं 1527 के इस युद्ध में, खानवा का युद्ध। देन हम चलेंगे अगले साल, एक साल और बाद 1528 का ये सन, और यहाँ वो हराएंगे मेदिनी राय जो कि कहाँ के हैं, चंदेरी के युद्ध में हराएंगे। ये मध्य क्षेत्र का जो एरिया है आपका वहां पर ये आता है। तो मेदिनी राय को हराते हैं ये चंदेरी के युद्ध में। और 1529 में जस्ट नेक्स्ट ईयर अगेन ये लड़ाई करेंगे कहाँ, घोघरा में या घाघरा उसको पढ़ते हैं कहीं कहीं। तो वहां पर ये अफगानों को हराते हैं। अफगानों में कौन थे लीडर, तो मोहम्मद लोधी और नुसरत शाह को ये हराते हैं। तो ऐसा हम देखते हैं कि 4 वर्ष में लगातार बाबर युद्ध कर रहे हैं, 1526, 27, 28 और 29। सबसे पहला युद्ध पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी, चौथा घाघरा। तो हम ये इसका कोड भी बना सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घाघरा गया। इस टाइप का कोई भी कोडिंग आप कर सकते हैं। देन हम देखेंगे कि 1930 में इनका क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है आगरा में। इनको अस्वस्थता के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर लेकिन आगरा में इनका मकबरा नहीं है, आपको याद रखना है इनका मकबरा भारत के बाहर है। अब आपके लिए यह टास्क है कि बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ है, ये आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे लिख करके सर्च करके थोड़ा बताएंगे। और किसने बनवाया, तो किसने बनवाया हम देख लेते हैं, बट कहाँ है ये आप मुझे बताएंगे। आगे बताऊंगा किसने बनवाया। देन ये बहुत अच्छे स्कॉलर रहे कौन कौन सी भाषा के, अरबी और पारसी भाषा के। और इनकी जो मदर टंग थी, मातृभाषा थी, वो थी तुर्की। और तुर्की में ही उन्होंने अपनी क्या लिखी, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा लिखी, जिसे तुजूक ए बाबरी ये नाम दिया गया, या बाबर नामा भी आप कहीं कहीं देखते हैं। तो ये थे हमारे पहले शासक मुगल वंश के बाबर। अब इनके 4 पुत्र हुए। बाबर के जो 4 पुत्र थे उनमें से जो सबसे बड़े पुत्र थे वो थे हुमायूं। उसके बाद अस्किनी थे, कामरान थे, और इनके चौथे पुत्र जो थे उनका नाम था हिंदा। तो ऐसे आप 4 पुत्रों को देखते हैं। तो जो सबसे बड़े हुमायूं है उनको ये शासन देते हैं और अलग अलग जगह के चारों पुत्रों में बांट दिया जाता है। तो इनके जो ट्रीटी होती है हुमायूं की, अब अगर हम बात करें, क्योंकि हमें हुमायूं ही पढ़ना है, तो हुमायूं की अगर बात करें तो अफगान के जो लीडर हैं शेर खान, उनके साथ इनके बहुत एक तरह से बोल सकते हैं कि शुरुआत में इनको ट्रीटी होती है, एक ट्रीटी साइन करते हैं अफगान लीडर के साथ में। और बाद में क्या होता है, ये कहानी जो है वो उल्टी हो जाती है, देखेंगे आगे। फिर गुजरात के बहादुर शाह को ये हराते हैं। गुजरात में बहादुर शाह को ये हरा करके
और वहां पर अस्किनी को ये गवर्नर बना देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि बहादुर शाह फिर से जीत जाते हैं और अपने कैप्चर लॉस्ट जो बैटल है, मतलब जहां से वो गुजरात को फिर से अपने अंडर कर लेते हैं। देन चौसा का युद्ध ये लड़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो ट्रीटी हुई थी शेर खान के साथ, ये ट्रीटी अब पलट जाएगी। अब शेर खान, जिसे हम शेर शाह सूरी भी बोलते हैं, वो आएंगे आपके सिंध में। और 1539 कॉमन एरा में एक युद्ध होता है शेर खान के साथ हुमायूं का, और बैटल ऑफ चौसा ये आप उसे बोलते हैं। और यहाँ पर हुमायूं जो है वो क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से, मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। फिर अगले साल फिर से वो लड़ते हैं बैटल ऑफ बिलग्राम। बिलग्राम का युद्ध, इसे गंगा का युद्ध भी कहा जाता है और कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। तो कभी आपसे नाम अलग अलग भी पूछेगा तो बात उसी की करता है। तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है और यहाँ पर फाइनली जो है वो हुमायूं की हार होती है और शेर शाह सूरी जो है इन्हें जीत जाते हैं। फिर 15 साल तक हुमायूं जो है वो भारत से बाहर चले जाते हैं। मतलब वहां पर आप पिक्चर में हुमायूं जो है वो हट गए हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि मुगल जो थे वो अपने टेरिटरी को हार जाते हैं। देन आता है सूर डायनेस्टी। क्योंकि हमने देखा 1540 में शेर शाह सूरी जीत गए और उन्होंने सूर वंश की या सूर डायनेस्टी की नींव रखी। तो 1540 से 1555 15 साल तक ये डायनेस्टी आपको रूल करते हुए दिखेगी। शेर शाह सूरी के बाद उनके वंशज भी होंगे, तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। शेर शाह सूरी के फादर जो है, पिताजी, वो हसन खान। और हसन खान कौन है, तो ये जागीरदार हैं सासाराम के, जो हमारे शेर शाह सूरी हैं। हसन खान जो है वो अफगान लीडर हैं और बिहार जो है आपका सासाराम जो है वो बिहार का एरिया जो प्रेजेंटली है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके पिताजी का नाम पूछा जाता है। फिर जो उनका जो टोटल अंपायर था शेर शाह सूरी का, वो अंपायर जो था पूरा का पूरा वो 47 सरकारों में विभक्त था। फिर सरकार जो थे वो परगनास में विभक्त थे। देन परगना में क्या होता था, इक्ता भी होता था। और 47 सरकार के बाद परगना आपको दिखेगा। तो पूरा अंपायर सरकार में और सरकार परगना में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि शेर शाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए हम ये सारे उनके बारे में देखने वाले हैं क्योंकि आपको वहां से क्वेश्चन बनेंगे। देन चलते हैं कि उनके कौन कौन से ऑफिसर वो नियुक्त किए, उनके नाम क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चीफ शिकदार थे, जो क्या थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले हेड थे। देन चीफ मुंसिफ आपको दिखेंगे, एंड मुंसिफ कौन है, तो जज है, मुंसिफ जज। देन शिकदार दिखेंगे आपको, शिकदार कौन है, तो मिलिट्री ऑफिसर है, सेना के ऑफिसर हैं बोल सकते हैं आप। देन अमीन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अमीन का पद। तो अमीन कौन है, लैंड रेवेन्यू। और इनकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है वो हम देखने वाले हैं आगे, इंपॉर्टेंट है, इसलिए अमीन का पद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। देन फोतेदार आपको दिखेंगे जो कि ट्रेजरर है, खजांची जिसको आप बोलते हैं। और लास्ट में कारकुन्स आपको दिखेंगे जो कि अकाउंटेंट्स हैं। तो इतने पद यहाँ इंपॉर्टेंट है शेर शाह सूरी के प्रशासन। देन हम चलेंगे उनके लैंड रेवेन्यू की कुछ बात कर ले, लैंड सिस्टम की। तो वहां पर लैंड का सर्वे किया गया और भूमि को 3 भाग में बांटा गया। अच्छी, गुड, बेटर एंड बेस्ट आप बोल सकते हैं, ये 3 कैटेगरी बनाई गई। तो वो भूमि के जो उपज होती थी उसका 1/3 हिस्सा, मतलब 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, वो क्या लेते थे, वो रेवेन्यू के रूप में, कर के रूप में वहां से प्रजा से लेते थे। और या तो कैश या तो क्रॉप के रूप में, मतलब कैश और काइंड दोनों था। देन सिल्वर कॉइन ये चालू करते हैं, दाम जिसे बोलते हैं, और ये बहुत लंबे समय तक वहां चलता है। 1800s में भी आपको सिल्वर के कॉइन वहां देखने को मिलते हैं। 1835 तक लगभग ये दाम जो है वो एग्जिस्टेंस रहता है। याद रखेंगे किसने चालू किया था, शेर शाह सूरी ने, और सिल्वर का ये कॉइन था। फिर हाईवेज वो बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हाईवेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं बहुत सारे जगहों पर, जिसमें जो सोनार गांव से सिंध का जो हाईवे है, एक आपने बचपनों में भी पढ़ा होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे बोलते हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो शेर शाह सूरी ने ही उसे बनवाया था। देन हम चलते हैं, वो मसलिन बनाते हैं सासाराम में एक। और फिर उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। तो दीवान ए विजारत जो डिपार्टमेंट है वो किसके लिए है, ये इंचार्ज होते थे रेवेन्यू एंड फाइनेंस के, और रेवेन्यू, राजस्व और विविध के ये प्रमुख होते थे। देन दीवान ए आरिस जो है वो आर्मी के जो इंचार्ज है उनको कहा जाता था, दीवान ए आरिस। देन दीवान ए रसालत, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक बार पूछा था एग्जाम में, दीवान ए रसालत। तो रसालत आप
अगर इसको रिलेट कर सकते हैं तो वो है फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री। देन दीवान इंशा, इंशा जो है वो पत्र, पत्र व्यवहार आगे हम देखेंगे, तो पत्र व्यवहार को इंशा ऐसा नोट करिए या फिर आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इंशा जो है वो पत्र से रिलेटेड है, तो पत्र क्या है, कम्युनिकेशन है, संचार का माध्यम है, तो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन आपको वहां दिखेंगे। अकबर के टाइम जब हम आगे पढ़ने वाले हैं, आपको शेरशाह सूरी को समझना पड़ेगा, जब तभी आपको अकबर के बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम देखेंगे इसके आगे की कहानी, और इसके आगे की कहानी ये है कि 1555 में हमने देखा कि सूर डायनेस्टी जो है वो रूल करेगी वहां तक। तो 1555 में एक युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध, जो कि बैरम खान कौन है, हुमायूं के क्या है वो सेनापति हैं बोल सकते हैं आप, उनके बीच और सिकंदर सूर के बीच एक युद्ध होता है, और वहां पर जो है हुमायूं जीत जाते हैं, और मुगल काल को फिर से वो रीस्टैब्लिश करते हैं, और अपने जो टेरिटरी वो हार गए थे वहां वो अपना फिर से रीस्टैब्लिशमेंट करते हैं। हमने देखा कि हुमायूं जो थे वो 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ते हैं, और फिर से मुगल सत्ता का इंट्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन 1556 में हुमायूं अपने लाइब्रेरी, जिसे दीन पनाह भवन कहा जाता था, वहां की सीढ़ियों पर क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1556 के बाद क्या होता है कि हुमायूं जो है वहां से हट जाएंगे, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, ये क्वेश्चन भी आता है। और उसके बाद आपको आते हुए दिखेंगे अकबर। लेकिन हुमायूं के लिए लेनपुल ने लिखा है, लेनपुल ने ये लिखा कि हुमायूं का वैसे तो अर्थ होता है भाग्यवान, लेकिन हुमायूं जो है वो उम्र भर लड़खड़ाता रहा, और लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर लड़खड़ा कर ही उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा लेनपुल ने लिखा है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। देन हम चलते हैं अकबर की ओर। अकबर जो कि 1556 से 1605 तक रूल करने वाले हैं, और मुगल काल का आप बोल सकते हैं कि ये जो पीरियड है वो गोल्डन पीरियड है, क्योंकि यहाँ पर मुगल जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर था, और मुगल के जो जितने भी डेवलपमेंट्स आपको दिखेंगे, चाहे वो लैंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या फिर रिलीजियस टॉलरेंस की बात करें, तो वो यहीं पर ही आपको दिखने वाला है। तो चलिए देखते हैं अकबर के बारे में। सबसे पहले सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है वर्सेस हेमू। हेमू कौन है, हेमू अफगान कमांडर है या लीडर है बोल सकते हैं, उनके साथ होता है। 1556 में ये होता है, और 1556 में अकबर जो है बैरम खान ऑफ कोर्स उनके जो संरक्षण में थे, तो वो जीत जाते हैं। देन आगरा से गुजरात तक, और आगरा से आप देखेंगे बंगाल तक, पूरा का पूरा एरिया वो धीरे धीरे जीतते हुए चले जाते हैं। और भीममाल की जो पुत्री है, भीममाल जो कि एक राजपूत रूलर है, उनकी पुत्री से वो विवाह करते हैं। ये अंतर जाति विवाह बोल सकते हैं, हिंदुओं में विवाह किया ताकि उसमें टॉलरेंस हो, और वहां पर हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको भी बल मिले। यहाँ कहीं ना कहीं ये संदेश अकबर ने दिया। देन हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हैं 1576 में। किसके साथ लड़ते हैं, तो राणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह आप बोल सकते हैं। और ये जो है ये निर्णायक युद्ध होता है, बहुत ही ये इसके जो युद्ध के जो चांसेस है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं, या हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, तो ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच। देन पिलग्रिम टैक्स, यात्री पर जो धार्मिक यात्राओं पर जो कर लगाते थे, और जजिया, ये दोनों को ये समाप्त करते हैं 1562 में। कुछ इंपॉर्टेंट सन है, और वहां के कुछ जो इंपॉर्टेंट उन्होंने डिसीजन लिए वो मैं लिखाऊं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरे, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आए हुए हैं या पूछ सकते हैं। देन 1575 में हम चलेंगे, तो इबादत खाना बनाते हैं। ये इबादत खाना एक रिलीजियस प्लेस बनाते हैं जहाँ डिस्कशंस होते हैं। वहां कहाँ बनाते हैं, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो आगरा का ये सबर्ब है, आप बोल सकते हैं आगरा के निकट है ये फतेहपुर सीकरी, आपको दिखेगा। तो 1582 की अगर बात करूं, तो वहां पर एक नया धर्म ये या एक नया पंथ आप बोल सकते हैं, धर्म बोल सकते हैं, चलाते हैं, जिसे दीन इलाही कहा जाता है। और दीन इलाही संवत भी ये यहाँ से चालू करते हैं, कैलेंडर भी निकालते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको बुक्स में अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। देन हम बात करें इनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, तो अकबर का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो उनके जो मंत्री थे टोडरमल, उनके द्वारा बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था। तो सबसे पहले ये जाप्ती या बंदोबस्त सिस्टम इसे कहा जाता है,
एक पहला सिस्टम ये होता था, और दूसरा जो सिस्टम लाए 1580 में जो सिस्टम आया उसे दहशाला सिस्टम कहा जाता था। दहशाला का मतलब होता है कि 10 साल तक के जो भूमि है उसके उपज का एवरेज लेंगे, औसत जो होता था उसी के आधार पर फिर रेवेन्यू सेट किया जाता था। तो ये दहशाला सिस्टम था। उसके आधार पर भूमि को 4 भागों में या 4 डिवीजन आप देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है, ओलज, परती, चाचर, बंजर। ये 4 भूमि के नाम या डिवीजन है बोल सकते हैं। ओलज भूमि वो होती थी जो हर साल कल्टीवेशन जिसमें होता है। परती भूमि वो होती है जिसमें हर 2 साल में एक बार होता है। चाचर भूमि वो है जो 3 से 4 साल में एक बार जिसमें कल्टीवेशन किया जाता था। और बंजर तो आप नाम से ही समझ जा रहे हैं, जिसमें 5 या इसके अधिक साल में केवल एक बार उसमें कल्टीवेशन होता भी था और बहुत कम होता था। तो इस तरह से भूमि के उर्वरकता के हिसाब से, कल्टीवेशन के हिसाब से उसको बांटा गया था, जो कि एक बहुत साइंटिफिक बोल सकते हैं कि तरीका था, क्योंकि अगर उस भूमि में कुछ उपज ही नहीं होगी तो जो फार्मर है वो कहाँ से अपना रेवेन्यू दे पाएगा। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम ये लागू कराया गया था। देन हम चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकबर के टाइम का, जो है मनसबदारी सिस्टम। मनसब मतलब होता है रैंक। ये रैंक बांट दिया जाता था। मनसब जो है वो 2 प्रकार के होते थे, या उसमें 2 प्रकार के टाइप्स आपको दिखेंगे, जात होते थे और सवार होते थे। तो जात जो है वो पर्सन को मेंटेन करते थे, सवार जो है वो हॉर्समैन, कैवलरी को, घुड़सवारी वाले को मेंटेन करते थे। लेकिन ये जो था ये हेरिडिटरी नहीं था, ये वंशानुक्रम इसमें स्थापित नहीं किया गया था। तो ऐसा जो सिस्टम बनाया अकबर ने, जो बहुत सारे ये लैंड रेवेन्यूज के हो गए या आपके मनसबदारी सिस्टम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एंड इनफैक्ट उनके युद्धों के बारे में तो पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट रूलर है। 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ बीमारी के चलते इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1605 में इनके जो पुत्र हैं जहांगीर, वो गद्दी पर बैठते हैं। तो 1605 से लेकर 1627 तक ये गद्दी पर बैठेंगे। जहांगीर जो है उनका जो काल है वो आपको आते हुए दिखेंगे, वहां से मॉडर्न इंडिया भी आप स्टार्ट होता हुआ देखेंगे। अंग्रेज जो है वो आ चुके हैं, और यहाँ से जो जहांगीर के काल से आपको देखेंगे कि अंग्रेज जो है वो इंटरफेरेंस चालू कर देंगे। ये मैं मॉडर्न इंडिया में भी आपको बताने वाला हूँ। देन 1605 के बाद जो प्रिंस सलीम है, राजकुमार सलीम, जिसे आप बहुत फेमस जानते हैं, तो वो फिर क्या होते हैं, वो टाइटल लेकर के बैठते हैं जहांगीर का। 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को ये क्या करा देते हैं, उनका शीश कटा देते हैं, उन्हें ये बोल सकते हैं कि उनकी हत्या करा देते हैं। गुरु अर्जुन देव की हत्या, ये भी क्वेश्चन आता है। और वहां एक गुरुद्वारे का भी निर्माण किया गया है। अगर आप उसको भी जानना चाहते हैं तो आज आप एक काम करिएगा, आप लिखिएगा गुरु अर्जुन देव वाज बी हेडेड एट, तो वहां एक गुरुद्वारे का नाम आएगा, वो आपको क्वेश्चन बन सकता है। ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बट पहले आप मेरे सवालों का जवाब कमेंट में जरूर लिखा करिए, मुझे अच्छा लगेगा। देन 1611 में ये शादी करते हैं, किससे करते हैं, मेहरून निशा। इसे आप नूर जहां की उपाधि भी ये देते हैं, आप नाम उनका भी जानते हैं। ये पेंटिंग इनको बहुत पसंद था, ये चित्रकला में निपुण थे, और इनका कहना था खास करके पंछियों की चित्र में, मतलब एनिमल पेंटिंग्स में, और पोर्ट्रेट पेंटिंग भी यहाँ से आपको आते हुए दिखेंगे। वैसे अकबर भी पोर्ट्रेट पेंटिंग में थे, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर हम चलते हैं शाहजहां की ओर। शाहजहां का जो काल है वो मुगल स्थापत्य कला के लिए बहुत फेमस है। आर्किटेक्चरल जो डेवलपमेंट शाहजहां के टाइम में हुए वो किसी भी मुगल सम्राट के समय आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बट आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जो हमारी क्लास है वो नेक्स्ट, मतलब अलग से मैं आपके लिए बना करके दूंगा वो वीडियोस, बट अभी जो है केवल हम उसकी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो शाहजहां 1627 से 1658 के बीच गद्दी पर बैठेंगे, और कांधार को ये रिकवर करते हैं। होता क्या है, अकबर जो है वो पूरे के पूरे टेरिटरीज को जीतते हैं, बट जैसे ही हम जहांगीर पे आते हैं तो वहां पर टेरिटरीज जो है वो मुगलों से क्या जा रही थी, छीनी जा रही थी, मतलब वो हारते जा रहे थे। फिर से जब शाहजहां आते हैं तो वो टेरिटरीज को रीगेन करते हैं, तो कांधार को रिकवर करते हैं। देन दक्कन की पॉलिसी इनकी बहुत फेमस है, सक्सेसफुल होती है, और 4 मुगल प्रोविंस वहां ये सेट करते हैं। सबसे पहला दक्कन में सबसे पहला है बिहार, देन खानदेश, देन तेलंगाना एंड दौलताबाद। और ये चारों जो हैं ये इनके जो पुत्र हैं औरंगजेब के अंडर में रहते हैं, मतलब औरंगजेब जो है आपको आते हुए दिखेंगे। और ये सदर्न इंडिया में खास करके बहुत ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस दिखता है। तो शाहजहां के जो स्थापत्य की बातें हैं वो हम आर्ट एंड कल्चर की क्लास में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की क्लास में देखेंगे, बट यहाँ पर उनकी हिस्ट्री समाप्त होती है। आप सभी को पता ही है वैसे कि ताजमहल जो है वो वहां पर इनकी जो समाधि है, आप बोल सकते हैं इनकी वाइफ
मुमताज महल के जस्ट बाजू में दोनों ही हस्बैंड वाइफ की वहां समाधि बनी हुई है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देन हम चलते हैं अपने लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, दैट इज औरंगजेब। औरंगजेब जो कि 1658 से 1707 तक आपको रूल करते हुए दिखेंगे। तो ही इज ए सुन्नी मुस्लिम। सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक सुन्नी मुस्लिम है, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं, कट्टरपंथी हैं और स्ट्रिक्टली ये मुस्लिम लॉज को फॉलो करने वाले हैं। तो इनका नाम एक टाइटल है आलमगीर, और ड्रिंकिंग को ये प्रोहिबिट कर देते हैं बिल्कुल अपने जो राज्य है उसमें, और म्यूजिक को जो कि कोर्ट में संगीत वगैरह होता था उन्हें ये खत्म कर देते हैं। देन डिसकंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन जो था वो अकबर के समय स्टार्ट किया गया था। झरोखा मतलब होता है खिड़की या एक बालकनी, और दर्शन का मतलब होता है कि वहां पर देखना। तो पब्लिक क्या होती थी, वहां डायरेक्ट बादशाह वहां जाते थे और पब्लिक उनसे डायरेक्ट संवाद करती थी। तो झरोखा दर्शन की जो प्रथा थी उसे औरंगजेब ने क्या किया, बंद करा दिया। देन ये टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आपको दिखेंगे, नए टेम्पल बनाने नहीं देते, पुराने टेम्पल को रिनोवेशन भी ये रोक दिए थे, बल्कि टेम्पल्स को और डिस्ट्रॉय करना भी स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा मुगल जो है वो कुछ चेंज होते हुए दिखेंगे। देन ये 1679 में जजिया कर अकबर ने हटाया था। हमने देखा कब हटाया था, 1562 में, बट 1679 में ये फिर से जजिया कर और पिलग्रिम टैक्स को ये रीइंपोज कर देते हैं, फिर से लगा देते हैं। जजिया क्या है, तो नॉन मुस्लिम टैक्स है, गैर मुस्लिम कर है। फिर 90 गुरु कौन है सिखों के, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को ये क्या कर देते हैं, उनकी हत्या करा देते हैं। तो दो आपको रूलर दिखे, दो गुरु दिखे, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको दिखेंगे गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु, जो कि कौन कराया उनकी हत्या, जहांगीर, और औरंगजेब 90वें गुरु तेग बहादुर की हत्या ये करा देते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास यहाँ देखने को मिलते हैं हमें। और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, आप बिल्कुल एक क्लास आधे घंटे में उसे बता पाना बहुत ही मुश्किल है, बट मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आता हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स लेकर के आता हूँ जो एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या उन शासक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए, वैसे तो मुगल काल की जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, उसे 1 घंटे या आधे घंटे की क्लास में कवर करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध भी रहेगा कि आप वीडियोस को देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ दिखेंगे, और इसके आसपास की जो कहानियां, हिस्ट्री आपको और कहीं से पढ़ने को मिलती है तो आप जरूर वहां अपने नोट्स पे लिख लेंगे। तो आज के इस मुगल हिस्ट्री में इतना ही। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की क्लास में मैं आपको इनके आर्किटेक्चरल और बुक्स के बारे में वहां डिस्कस कर लेंगे हम। तो मुगल हिस्ट्री जो है वो आज यहाँ कंप्लीट होती है, और अब हम चलेंगे हमारे मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की ओर। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मुलाकात होगी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक जरूर करिए वीडियोस को और शेयर कीजिए। चैनल को हमारे अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है। थैंक यू गाइस।